हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीवियस क्वेश्चंस विद प्राची यानी कि जीएस विद प्राची। आज हम फिर से अपने रिवाइज करने वाले हैं 10 क्वेश्चंस को, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके यूपी पुलिस के लिए भी और अभी जो हमारा 14 मई को यूपी पीसीएस आ रहा है उसके लिए भी, क्योंकि ये सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो जीएस का कोई कंफर्म नहीं होता कि हमें जो यूपी पीसीएस में आया है वो यूपी पुलिस में नहीं आ सकता, जो यूपी पुलिस में आया है वो पीसीएस में नहीं आ सकता। तो आई होप ये 10 क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम में। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री बना, बाद में रक्षा मंत्री बना। तो अगर हमको कैबिनेट के मेंबर्स का पता है जो हमारी नेहरू की कैबिनेट में थे उनका, तो हम इसको कर लेंगे आसानी से, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। तो प्रकाश, ऑप्शन ए है प्रकाश चंद्र सेठी, ऑप्शन बी है रविशंकर शुक्ला, ऑप्शन सी है कैलाश नाथ काटजू और ऑप्शन डी है द्वारिकानाथ मिश्रा। तो जो ऑप्शन सी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कैलाश नाथ काटजू ये कैबिनेट में पहले गृह मंत्री रहे, उसके बाद ये रक्षा मंत्री बने थे, यानी कि कैलाश नाथ काटजू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। 2 बार लिख गया है, यानी कि ये क्वेश्चन सिर्फ इतना है, स्वतंत्र भारत के यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद की बात हो रही है ये, कि पहले वित्त मंत्री कौन थे। ऑप्शन ए गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन बी जॉन मथाई, ऑप्शन सी षणमुगम सेट्टी, ऑप्शन डी कृष्णामचारी। तो इसमें जो 2 ऑप्शन है यानी बी और सी, जॉन मथाई और षणमुगम सेट्टी, ये दोनों ही वित्त मंत्री थे, लेकिन इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है थोड़ा सा। तो जो 15 अगस्त 1947 से 17 अगस्त 1948 तक जो हमारे वित्त मंत्री थे वो थे हमारे षणमुगम सेट्टी, उसके बाद जॉन मथाई वित्त मंत्री बने थे। तो यानी जो इसका करेक्ट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी जाएगा, षणमुगम सेट्टी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री बने वो बने षणमुगम सेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में स्वतंत्रता के बाद पहला मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन बना था। यानी स्वतंत्रता के बाद ही बात चल रही है, एक अंतरिम सरकार बनी थी, उसके बाद हमारी फिर अंतिम सरकार बनी थी, वो थी जो स्वतंत्रता के बाद बनी थी। तो ये उसकी बात चल रही है, वो जो उसका मंत्रिमंडल था उसके कानून मंत्री के बारे में पूछा है कि कौन बना था। तो के.एम. मुंशी, एस.पी. मुखर्जी, बलदेव सिंह और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो के.एम. मुंशी, एस.पी. सिंह तो नहीं है ऑब्वियसली, तो बलदेव सिंह थे, ये थे हमारे रक्षा मंत्री, और जो भीमराव अंबेडकर थे ये बने थे हमारे कानून मंत्री। यानी कि जाहिर सी बात है, सारा संविधान ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया था, तो कानून मंत्री या विधि अधिकारी या जो भी कहेंगे आप, वो हमारे भीमराव अंबेडकर बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी था, ये रह गया है, सॉरी। तो जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री थे, ये जो अभी उज्बेकिस्तान है उसकी कैपिटल ताशकंद में इनकी मृत्यु हुई थी, यानी लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी भारत से बाहर, जो भारत के प्रधानमंत्री थे, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। यानी कि कम से कम आयु कितनी है कि लोकसभा के लिए कोई व्यक्ति निर्वाचित हो सकता है। 21 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष या 30 वर्ष। तो ऑप्शन ए जो है, यानी ये दिया है लोकसभा के लिए, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, 25 वर्ष। जो लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए आयु है वो 25 वर्ष है, और राज्यसभा के लिए है वो है 30 वर्ष। ये क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है, संसद के किसी भी सदन के सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु क्या होनी चाहिए। तो संसद के किसी भी सदन के लिए कम से कम आयु, यानी कि लोकसभा के लिए 25 वर्ष चाहिए और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष चाहिए। तो कम से कम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए कि आप संसद के किसी भी सदन के सदस्य बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। लोकसभा का निर्वाचन है, उसके बारे में कुछ पॉइंट दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन ए है, निर्वाचन जो होता है वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है।
निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन है, ये निर्देशन नहीं है, निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। या फिर ऑप्शन डी है, निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी बंद उपलब्ध कराते हैं। तो ऑप्शन ए, बी और डी तो अपनी जगह सही हैं। जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी इसमें दिया गया है कि निर्वाचन के लिए मतदाता की सूची राष्ट्रपति के निर्देशन में और नियंत्रण में तैयार की जाती है। अरे भैया 324 में निर्वाचन आयोग है तो सही, राष्ट्रपति के निर्देशन में क्यों होगी? ये होती है निर्वाचन आयोग के निर्देशन से और उसके नियंत्रण में मतदाताओं की सूची। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी इसमें गलत पूछा है, यही होगा। ठीक है, लोकसभा में राज्यों के किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, गरीबी के या भाषा के आधार पर। तो लोकसभा में जो सीटें आवंटित होती हैं वो होती हैं जनसंख्या के आधार पर, यानी कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का आवंटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के बीच आवंटन कौन सी जनगणना के आधार पर है? 1951 की जनगणना, 1961 की जनगणना, 1971 की जनगणना या 1981 की जनगणना। तो जो ऑप्शन सी है 1971 की जनगणना, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 1971 की जनगणना के आधार पर ही लोकसभा की सीटों का राज्यों के बीच आवंटन किया जाता है और ये तब तक बना रहेगा जब तक 2026 के बाद पहली जनगणना ना हो जाए, यानी कि 2031। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? ठीक है, तो अधिकतम संख्या पूछी गई है कि मैक्सिमम लोकसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं? 550, 552, 545 या 547। ठीक है, तो जो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर होगा 552। वो होगा कैसे? जो 530 सीटें हैं वो हमारी राज्यों से होती हैं, 20 सीटें संघ शासित राज्यों से यानी कि यूटी से, यूनियन टेरिटरी से, और 2 इसमें होते थे एंग्लो इंडियन। ठीक है, तो इसमें अब कुछ चेंज हो गए हैं। वो चेंज क्या है? 104वें संविधान संशोधन के द्वारा जो हमारे ये एंग्लो इंडियन का मनोनयन राष्ट्रपति करता था, अब उसको निष्प्रभावी कर दिया गया है, यानी कि ये जो 2 एंग्लो इंडियन हैं इनको निष्प्रभावी कर दिया गया है। तो जो संविधान में निर्धारित की गई सदस्यों की संख्या है वो अब कितनी हो सकती है? 550। इससे पहले हम 552 पढ़ते थे, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। जो 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता था उसको 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा निष्प्रभावी कर दिया गया, यानी उससे आगे अब 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन नहीं होगा। यानी कि वर्तमान में जो सीटों की संख्या मैक्सिमम हो सकती है वो 550 हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 552, 550 या 543। तीनों ही टर्म जो थे कन्फ्यूज़न वाली हैं ये। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है 543, जिसमें 524 सीटें हमारी राज्यों से और 19 सीटें हमारी संघराज्य से। दिल्ली से 7 सीटें, जम्मू कश्मीर से 5, अंडमान निकोबार से 1। ठीक है, उसके बाद लद्दाख से 1, पांडिचेरी से 1, ये सारी की सारी मिला के 543 सीटें हैं वर्तमान सदस्य संख्या हमारी लोकसभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की संख्या कितनी है? 82, 83, 84 या 85। तो जो आर्टिकल 330 है वो लोकसभा में बात करता है अनुसूचित जाति यानी एससी और एसटी के आरक्षण की। तो ये इसके अकॉर्डिंग लोकसभा में 84 सीटें रिजर्व हैं यानी आरक्षित हैं। किसके लिए? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। तो आई होप ये 10 क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, आपका रिवीजन भी हुआ होगा और इन 10 क्वेश्चंस की हेल्प आपको ज़रूर मिलेगी कहीं ना कहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।